हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है उमंग और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से। तो आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 20 एमसीक्यूज़। टॉप 20 एमसीक्यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इन ही टॉपिक से उठकर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, बस इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है और इनको सॉल्व करना है। ओके, मैं क्या करने वाली हूँ, आई विल शो यू 2 स्लाइड्स। पहली स्लाइड पे आपके क्वेश्चन होंगे। आपको उस टाइम पे आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझकर उसका आंसर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप दोबारा से अपनी वीडियो को चलाकर अपने आंसर्स को देख सकते हैं, क्योंकि आप उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, कितनी नॉलेज आपने गेन की है, कहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं और कहाँ आप लैग कर रहे हैं। तो उन चीज़ों के बेसिस पे आप अपनी आगे की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और समझेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो our first question is, which of the following best describes a reflective teacher? You know reflective teacher, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एक रिफ्लेक्टिव टीचर को शो करता है। ओके, आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा कि रिफ्लेक्टिव टीचर का मीनिंग क्या होता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज वन हु फॉलोज सेट रूटीन्स स्ट्रिक्टली। एक टीचर जो कि अपने जो रूटीन होते हैं उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। सेकंड वन इज वन हु कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट्स एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग। एक टीचर वो है जो अपने कहाँ वो लैक कर रहा है, चीज़ों को अपने फीडबैक लेके बच्चों से उन चीज़ों को वो इवेल्युएट करके सुधार रहा है, इंप्रूव कर रहा है अपनी टीचिंग को। ओके, द थर्ड वन इज वन हु डेलीगेट टीचिंग टास्क, जो सिर्फ अपने टीचिंग टास्क को डेलीगेट करता है, क्लास में आता है, लेक्चर देता है और चला जाता है। द फोर्थ वन इज वन हु यूज ओनली टेक्स्ट बुक बेस्ड मेथड, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक बेस्ड मेथड को यूज़ कर रहा है। दैट्स इट। तो अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्टिव टीचर है। वॉट यू कैन डू, यू कैन पॉज द वीडियो, आप अपना आंसर कमेंट में भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन चेक दैट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ओके, जस्ट टेक योर टाइम। ओके, सो हेयर इज द आंसर। तो आंसर है, रिफ्लेक्टिव टीचर कॉन्स्टेंटली असेस एंड रिवाइज देयर मेथड्स टू इंप्रूव इफेक्टिवनेस। इट्स अबाउट सेल्फ अवेयरनेस इन द टीचिंग। सी, रिफ्लेक्टिव टीचर वो होता है जो खुद को असेस करता है, खुद का असेसमेंट करता है, वो खुद को इवेलुएट करता है कि कहाँ मैं चीज़ें बच्चों को अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ और कहाँ मुझे अभी और भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि बच्चे अच्छे से मेरे उस टॉपिक को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ उन्हें वो समझ पाएँ और टीचिंग जो है उसमें इफेक्टिवनेस आ पाए। सो आवर आंसर इज बी, अ वन हु कॉन्स्टेंटली इवेलुएट्स एंड इम्प्रूव्स देयर टीचिंग। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के असेसमेंट्स होते हैं। सो आपको बताना है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या होता है। आई थिंक सबको पता होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो हम ड्यूरिंग द क्लासरूम करते हैं, ड्यूरिंग द क्लासरूम। ओके, द फर्स्ट वन इज असाइन फाइनल ग्रेड्स, आप फाइनल ग्रेड्स दे रहे हो बच्चों को। द सेकंड वन इज रैंक स्टूडेंट्स अगेंस्ट ईच अदर, आप बच्चों को कंपेयर कर रहे हो और एक दूसरे के अगेंस्ट उनको रैंक दे रहे हो। थर्ड वन इज इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग इन रियल टाइम, जब आप पढ़ा रहे हो तभी आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो साथ में टीचिंग और लर्निंग को। फोर्थ वन इज एलिमिनेट वीक स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे वीक स्टूडेंट्स जो हैं उनको निकाल रहे हो। व्हाट यू कैन डू, आप इसका आंसर अपने इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, हड़बड़ी में चीज़ें नहीं करनी है। अभी आप टाइम लेंगे, इट्स ओके, वो चल जाएगा, लेकिन अभी आप चीज़ें समझ जाएंगे कि हमें कितने टाइम में क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है, एक एक लाइन को, तो आप उम्मीद होगी कि गलतियाँ आपके एग्जाम्स में कम होंगी आपकी जब आप एग्जाम देने बैठेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अभी वीडियो को पॉज करके आराम से अपने माइंड को अच्छे से यूज़ करके क्वेश्चन को समझें और तभी उसका आंसर दें। तो मुझे लगता है कि सबने आंसर दे दिया होगा। So our answer is formative assessment is done during the learning process to give feedback and improve instructions and students understanding. देखिए, formative assessment का क्या होता है कि हम during the learning process, हम learning process के टाइम ही feedback लेते हैं, improve करते हैं स्टूडेंट्स को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को। लाइक अभी ये क्लास चल रही है, ओके, अभी ये क्लास चल रही है, उसमें मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया है, तो आप क्या करोगे, उस क्लास के एंड में बच्चों से उस टॉपिक के बारे में पूछोगे कि उन्होंने क्या क्या सीखा। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है अभी भी कुछ बच्चों को चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो आप उसके लिए उन चीज़ों को इंप्रूव करके बच्चों को दोबारा समझाओगे ताकि वो अच्छे से लर्न कर सकें। ओके, हमारे पास एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव। फॉर्मेटिव हम ड्यूरिंग द क्लास करते हैं, ड्यूरिंग द क्लासरूम, किसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, फीडबैक के लिए। समेटिव जो हम एट द एंड करते हैं। ओके, समेटिव कौन सा होता है, जो हम एट द एंड करते हैं, जिसमें हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी है ये क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा मोस्ट एसेंशियल, क्या ज़रूरी है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्लासरूम में। एडवांस वोकेबलरी, आप बहुत एडवांस वोकेबलरी यूज़ कर रहे हो, यू नीड टू इम्प्रेस एवरीवन।
क्या ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है? टीचर का डोमिनेंस, टीचर आपको डोमिनेट कर रहा है क्लास में, क्या वो ज़रूरी है? क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस, आप अपनी चीज़ों को क्लियरली सामने वाले को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, जो भी आप बोलना चाहते हो वो आप क्लियरली सामने वाले को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप ह्यूमर का यूज़ कर रहे हो, यू नो। तो अब आप बताइए कि कौन सा इसका आंसर होगा। जस्ट टेक योर टाइम एंड यू कैन राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ओके, मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर अभी तक कर दिया होगा, तो मूव टू द आंसर। तो द आंसर इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लास डिपेंड्स ऑन द क्लैरिटी, कि आप कितना क्लियरली चीज़ों को बता पा रहे हैं, नॉट ऑन यूजिंग फैंसी वर्ड्स और डोमिनेटिंग स्टूडेंट्स। ओके, इफ़ यू आर यूजिंग फैंसी वर्ड्स, आप फैंसी वर्ड्स तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन सामने वाले बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप अपने फैंसी वर्ड्स को यूज़ करके इंप्रेस कर रहे हैं कि ओके आई नो एवरीथिंग, आई नो ऑल दीज थिंग्स, और लेकिन बच्चे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो कहीं से भी नहीं हुआ। सो हमारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी शुड बी देयर। ओके, और डोमिनेट करेंगे तो बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएगा। डोमिनेशन इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन का। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीचिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, ओके, आई थिंक आप सब लोगों को इसका मतलब पता होगा क्रिटिकल थिंकिंग का। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा एक सुटेबल स्ट्रैटेजी है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन मीन्स आप रट्टा मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। लेक्चर बेस्ड, आपको क्या एक लेक्चर दिया जा रहा है, तो क्या ये सुटेबल है डेवलप करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग को। प्रॉब्लम बेस्ड, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है रियल लाइफ की और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, जब आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कि आपने वो लर्निंग की है। नोट डिक्टेशन, आपको डिक्टेशन किया जा रहा है, क्लास में आते हैं ना टीचर्स और डिक्टेट करते हैं वर्ड्स को और आप उनको लिखते हो, तो आई थिंक वो बहुत छोटे बच्चे करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग बताइए। देखिए, आपको ना बहुत क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझने की, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, तभी आप क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, करेक्ट। तो क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स होता है कि आप जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं, जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं, लाइक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग प्रेजेंट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, एनकरेजिंग एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, नॉट जस्ट मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन में क्या होता है, आप सिर्फ याद करते हैं, याद करने से कुछ नहीं होता है। देखिए, छोटे जब होते हैं तब याद करते हैं, इट्स ओके, उस टाइम पे आप चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पे जब आप रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं, तो दैट इज critical thinking. Okay, so the answer is C. Move to the next question. आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करनी है, आप अपने आंसर्स कमेंट में लिख सकते हैं और उसके बाद आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं। अगर आप 20 क्वेश्चंस में से 15 भी ठीक कर पा रहे हैं, इट मीन्स आप एक अच्छे पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। आपको इतना हार्ड अपने आप के लिए होने की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे और ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, आप ठीक पोजीशन पे हैं। ओके ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर हु अलाउज लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। जस्ट रीड इट केयरफुली। अ टीचर हु अलाउ लर्नर, एक टीचर जो अलाउ कर रहा है लर्नर को टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि वो खुद की अंडरस्टैंडिंग को खुद से कंस्ट्रक्ट करे, बनाए, तो ये कौन सी अप्रोच होगी। बिहेवियरिस्ट, ओके, नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिविस्ट, ओके, डायरेक्टिव, एंड द लास्ट वन इज अथॉरिटेरियन मॉडल। ओके, जस्ट रीड इट एंड टेल मी द आंसर। यू कैन टेक योर टाइम, अभी आप टाइम ले सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जब एग्जाम होगा तब आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, जल्दी से चीज़ों को समझना है अच्छे से और उसका आंसर कर देना है। देखिए, यहाँ पे टीचर अलाउ कर रहा है लर्नर को कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद से क्रिएट करे, कंस्ट्रक्ट करे। तो बिहेवियरिस्ट, आपके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, तो वहाँ बिहेवियर में क्या होता है, बच्चा पैसिव होता है और टीचर क्या होता है, वो एक्टिव होता है। तो यहाँ पे तो आप अपनी नॉलेज खुद से क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिव, आप डायरेक्टली किसी चीज़ को देख रहे हैं और सीख रहे हैं, तो आप देख के सीख रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी नॉलेज खुद से क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अथॉरिटेरियन, कोई आपको जबरदस्ती अथॉरिटी के साथ सिखा रहा है, इट मीन्स यहाँ भी आप अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। बी पार्ट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ये अप्रोच जो होती है इसमें हम अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बिलीव्स कि लर्नर एक्टिवली बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, आप अपने खुद के एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन से चीज़ों को समझते हैं और अपनी नॉलेज को क्रिएट करते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इंक्लूसिव मीन्स सब कुछ मिलके, आप मिलके काम कर रहे हैं। ओके, सेपरेट क्लासरूम्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स, जो मतलब एक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते हैं और जैसे। ओके, तो उनके लिए अलग से क्लासरूम, सेपरेट। वन साइज फिट्स ऑल करिकुलम, सबके लिए एक जैसा करिकुलम। अडेप्टिंग मटेरियल्स टू अकोमोडेट ऑल लर्नर्स, आप क्या कर रहे हो कि आप अडेप्ट कर रहे हो मटेरियल्स को टू अकोमोडेट ऑल लर्नर्स, की मतलब सारे बच्चे उस चीज़ को समझ सकें। तो आप क्या कर रहे हो, मटेरियल्स में अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स चेंजेस करके उस बच्चे को उस तरीके से समझाया जा रहा है। ओके, यूजिंग स्ट्रिक्ट एंट्रेंस टेस्ट,
आप एक स्ट्रिक्ट एंट्रेंस टेस्ट लगवा रहे हो बच्चों से, तो इसमें कौन सा एजुकेशन प्रैक्टिस इंक्लूसिव होगा? देखिए, अडेप्टिंग मटेरियल्स टू अकोमोडेट ऑल लर्नर्स का मतलब ये है कि बच्चे उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, किसी को भी डिफिकल्टी नहीं हो रही है। ओके, वो अडेप्टिंग मटेरियल है बच्चों के लिए। टेक योर टाइम एंड यू कैन गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, मूव टू द आंसर। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स अडेप्टिंग टू ऑल स्टूडेंट्स नीड। आप हर एक बच्चे की नीड को देख रहे हैं, समझ रहे हैं विद इन द सेम क्लासरूम, एक ही क्लासरूम में। अब सी इन द क्वेश्चन कि आप बच्चे को सेपरेट क्लासरूम बना दीजिए, क्या आप हर बच्चे के लिए सेपरेट क्लासरूम बनाएंगे उसकी नीड के अकॉर्डिंग? नो। एक ही करिकुलम सबके लिए लगा देंगे? हो सकता है कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मे बी कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, वो वीक हो सकता है, उसको टाइम लगता है याद करने में चीज़ों को। आप स्ट्रिक्ट एंट्रेंस टेस्ट लगवा रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस तो मुझे नहीं लगता है कहीं भी एजुकेशन में होनी चाहिए। सो द थर्ड पॉइंट इज अडेप्टिंग मटेरियल्स टू अकोमोडेट ऑल लर्नर्स। तो वो मटेरियल इस तरीके का होना चाहिए जहाँ पे वो स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल करे एक ही क्लासरूम में, उसके लिए आपको सेपरेट क्लासरूम बनाने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो द आंसर इज सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन, माइक्रो टीचिंग का फोकस किस पे होता है? ये पूरा एक टॉपिक है, मुझे लगता है आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा। दैट मैनेजिंग लार्ज ग्रुप्स, आप लार्ज ग्रुप्स को मैनेज कर रहे हो। माइक्रो टीचिंग लार्ज ग्रुप्स के लिए होती है, टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए होती है, जब टीचर का रिक्रूटमेंट होता है। प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, कुछ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए होती है। और क्लासरूम डिसिप्लिन, या फिर क्लासरूम डिसिप्लिन के लिए होती है। आंसर दे सकते हैं आप लोग इसका। देखिए, माइक्रो टीचिंग क्या होती है? एक ट्रेनिंग होती है। इसमें क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। ओके, ट्रेनिंग होता है जिसमें फोकस किया जाता है टीचर की एक पर्टिकुलर स्किल पे। उसमें वो 5 से 10 मिनट्स का एक लेसन होता है जो कि टीचर को सर्व करना होता है। बहुत सारे और पीयर्स उनके सामने बैठे हुए होते हैं, स्टूडेंट्स के सामने नहीं होता है। ये 5 to 10 मिनट्स का होता है और पीयर्स के सामने उनके बैठे हुए ये माइक्रो टीचिंग की जाती है। सो द आंसर इज माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग प्रैक्टिस सेशन टू डेवलप और रिफाइन अ पर्टिकुलर टीचिंग स्किल। एक कोई पर्टिकुलर टीचिंग स्किल के लिए ये माइक्रो टीचिंग की ट्रेनिंग सेशन किया जाता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next one is, which of the following does not support effective classroom management? Word is effective classroom management. क्या है जो सपोर्ट नहीं करता है? नॉट। आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। कहीं कहीं पर नॉट लिखा हुआ होता है और आप उसको पढ़ते नहीं है। कुछ लोग बच्चे होंगे वो खाली इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट देखेंगे, एक पॉइंट पकड़ेंगे, आंसर कर देंगे, बट हेयर इज नॉट। आपको रीड करना है नॉट को। ओके, वो पूछ रहा है कि क्या चीज़ नहीं है जो सपोर्ट नहीं करती है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट को। क्लियर एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप क्लियरली बता रहे हो। इज इट अनस्ट्रक्चर्ड फ्री टाइम? एक चीज़ें हैं जो कि अनस्ट्रक्चर्ड हैं, कुछ भी चीज़ स्ट्रक्चरली डिफाइन नहीं है। कंसिस्टेंट रूटीन है, आप डेली वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं आप रूटीन्स के साथ, अपने चेंजेस नहीं कर रहे हैं कि अरे छोड़ो अब नहीं, बाद में कर लेंगे, नहीं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, आप कुछ बच्चे को बोल रहे हो उसके ऊपर वो एक्टिवली एक्शन कर रहा है। ओके ओके, टेल मी विच वन इज द आंसर। You can pause the video at that time or you can give the answer in the comment box. Okay, now we have to move to the next slide. So the answer is unstructured time. See, इसमें एक ही वर्ड है जो नेगेटिव दिख रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड। चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड हैं, प्रॉपरली स्ट्रक्चर की ही नहीं गई हैं। क्लियर एक्सपेक्टेशंस आप बता रहे हैं, ये तो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का एक एक अच्छा पॉइंट है। कंसिस्टेंट हैं आप अपनी चीज़ों के लिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो रहा है। तो दीज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। अनस्ट्रक्चर्ड इसका एलिमेंट नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल लिटरेसी इन द टीचिंग रेफर्स टू। डिजिटल लिटरेसी इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं। अब आप ये जो क्लास भी ले रहे हैं ये ऑनलाइन ही ले रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, डिजिटली इसको ले रहे हैं। सो द फर्स्ट डिजिटल लिटरेसी इन टीचिंग रेफर्स टू, उसका क्या मेन इंपॉर्टेंट है टीचिंग में? रीडिंग डिजिटल बुक्स, आप डिजिटल बुक्स पढ़ रहे हैं। एबिलिटी टू यूज़ एंड टीच विद टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। लिटरेसी का मतलब मुझे लगता है कि आप लोग समझते होंगे, लिटरेसी मीन्स आपको उस चीज़ की नॉलेज है। ओके, सो एबिलिटी टू यूज़ टीच विद टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, कि आप आपको पता है टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बच्चों को सिखाना है, टीच करना है, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी है। नेक्स्ट वन इज टीचिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं बच्चों को। मेमोराइजिंग डिजिटल टर्म्स, आप बच्चों को डिजिटल टर्म्स याद करवा रहे हैं। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? देखिए, डिजिटल लिटरेसी मीन्स है आपको उस चीज़ की नॉलेज है कि आपको कैसे यूज़ करना है। ओके,
डिजिटल बुक्स को रीड करना इज़ नॉट अ डिजिटल लिटरेसी। आप कंप्यूटर प्रोग्राम सिखा रहे हो तो ये डिजिटल लिटरेसी नहीं है, आप टीच कर रहे हो, ये मेमोराइज करा रहे हो, याद करा रहे हो। नो, एबिलिटी टू इट इज़ यूजिंग दैम इफेक्टिवली इन टीचिंग एंड लर्निंग। आप टीचिंग और लर्निंग में डिजिटल टूल्स को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, सो द आंसर इज बी, एबिलिटी टू यूज टीच विद टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर्स रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट्स एरर शुड बी। एक कोई बच्चा है, उसने गलती कर दी है, ओके, तो टीचर का रिस्पॉन्स उसके एरर की तरफ कैसा होना चाहिए? इट शुड बी प्यूनिटिव। प्यूनिटिव, आई थिंक आप सबको इसका मतलब पता होगा। प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट देना। प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट देना। अवॉइडेंट, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, आप उसके एरर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पब्लिक क्रिटिसिज्म, आप उसको सबके सामने खड़े होकर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ओके, उसको काफ़ी सारी बातें सुना रहे हैं कि यू डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम सिर्फ एरर करते हो, ओके, तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव एंड सपोर्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड सपोर्टिव, आप बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं उसके एरर पे कि हाँ ठीक है, इस बार एरर हुआ है, आई विल टेल यू, और आगे तुम क्या कर सकते हो, इस चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो टीचर का रिस्पॉन्स स्टूडेंट के एरर के लिए कैसा होना चाहिए? देखिए यहाँ पे हमें हमेशा स्टूडेंट की तरफ से सोचना है कि क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चीज़ें पकड़नी होती हैं। सो द आंसर इज कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स मीन्स हेल्प स्टूडेंट्स। आपको स्टूडेंट्स की क्या करनी है? हेल्प करनी है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक, कि वो मिस्टेक से क्या करें, सीखें, विदाउट फियर और शेम। अब आप उस बच्चे को सब पब्लिकली क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर डर बैठ जाएगा, वो आगे से आपको कभी अपनी एरर के बारे में नहीं पूछेगा, और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है एज अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज एनहेंसेस लर्नर ऑटोनॉमी। क्या चीज़ लर्नर ऑटोनॉमी को एनहेंस करती है इसमें से? फिक्स डेली स्केड्यूल, आपने एक डेली स्केड्यूल फिक्स कर लिया है, क्या ये ऑटोनॉमी को आपकी हेल्प करती है? स्ट्रिक्ट टीचर कंट्रोल, आपके ऊपर टीचर का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कंट्रोल है। स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। मैंडेटरी अटेंडेंस, की आपको स्कूल में आना ही, अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी है। व्हाट इज द राइट आंसर? टेक योर टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो, ओके, बट हम लोग नेक्स्ट उसके आंसर पे निकलते हैं। लर्नर ऑटोनॉमी ग्रोज व्हेन स्टूडेंट्स टेक चार्ज। ऑटोनॉमी कब आती है? ऑटोनॉमी आपका मतलब सेल्फ कंट्रोल है, ओके, जब आप चार्ज लेते हो ऑफ देयर लर्निंग। स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट सपोर्ट दिस। देखिए, ऑटोनॉमी मीन्स आपका सेल्फ कंट्रोल है, ओके, आपका क्या है? कंट्रोल है। आप अपनी जो भी नॉलेज है उसके लिए आप क्या हैं? जिम्मेदार हैं। आप उसकी क्या ले सकते हैं? चार्ज ले सकते हैं, ओके। मूव, सो द आंसर इज सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर ऑर्डर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कौन सा हायर ऑर्डर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वो ऐसे कुछ होती है, ओके। इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं? 6, ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ओके। मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले आप मुझे इसका आंसर बताइए। रिमेंबरिंग फैक्ट्स, रिमेंबरिंग मीन्स ये वर्ब की फॉर्म है। वर्ब की फॉर्म में क्या होता है? आईएनजी लग जाता है जब चीज़ें कब हो, प्रोसेस में हो रही हो। रिमेंबर करना चीज़ों को, ठीक है, याद करना। अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट को समझना। फॉर्मूलाज को अप्लाई करना रियल लाइफ में। इवेल्युएट करना, खुद का मूल्यांकन करना, ओके। तो हाईएस्ट ऑर्डर लर्निंग, हाईएस्ट कहाँ लाई करेगी? यहाँ कहीं पर लाई करेगी वो, ओके, यू कैन गिव द आंसर। मूव टू द आंसर। सो द आंसर इज इवेल्युएटिंग आर्ग्यूमेंट। आप क्या कर रहे हैं? आप मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन कब होता है? एंड में होता है, ओके। अंडर हायर ऑर्डर थिंकिंग इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में हायर ऑर्डर थिंकिंग है, ओके। बियॉन्ड रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग, आप रिमेंबर कर रहे हो, याद कर रहे हो, समझ रहे हो, उसके बाद ये आता है इवैल्यूएशन, ओके। आई विल टेल यू, द फर्स्ट वन इज रिमेंबरिंग, आप क्या कर रहे हैं? रिमेंबर कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग, आप क्या कर रहे हैं? चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज अप्लाई, आपने जो भी चीज़ें समझी हैं अब आप उनको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, जो भी आपने चीज़ें अप्लाई करी हैं उनको एनालाइज करें। उसके बाद आप क्या करें? इवैल्यूएट करें कि कहाँ कमी रह गई है, ताकि आप उसको ठीक कर सकें। देन एंड द टॉप मोस्ट इज क्रिएट कर रहे हैं। इवैल्यूएट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एंड्रोगॉजी? ओके, एंड्रोगॉजी ये 3 टाइप्स के होते हैं, पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड ह्यूडागॉजी। पेडागॉजी, एंड्रागॉजी, and the last one is ह्यूटागॉजी।
ओके, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, छोटे बच्चों की जो एजुकेशन होती है, टीन लर्नर डेवलपमेंट, एक टीन एज में पहुंच के जो लर्नर्स की डेवलपमेंट होती है, अडल्ट लर्निंग, या फिर स्पेशल नीड्स एजुकेशन. Give me the answer. Okay, you can pause the video and you can take the time. Move to the answer. So the answer is adult learning. एंड्रोगॉजी किसकी थ्योरी है? प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट लर्निंग, जो बड़े बच्चे करते हैं. एम्फेसाइजिंग वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पे फोकस करते हैं, मतलब वो चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस करते हैं और फिर सीखते हैं. सी, पेडागॉजी, ये आती है छोटे बच्चों के लिए. ओके, जब आप छोटे होते हैं, आप रोड लर्निंग करते हैं उस टाइम पे. एंड्रोगॉजी जब आप 10th-12th में होते हैं, उसके बाद आप क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस के साथ आप चीज़ों को सीखते हैं. ह्यूटागॉजी जब आप होते हैं PhD वगैरह में, जहाँ पे आपको सब कुछ खुद ही करना होता है. यहाँ पे थोड़ी गाइडेंस होती है, यहाँ आप तो पैसिव होते हैं, टीचर जो है वो डोमिनेट करता है. ओके, सो एंड्रोगॉजी इज एडल्ट लर्निंग. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पीयर टीचिंग, पीयर मीन्स आपका ग्रुप एनकरेज करता है. पीयर टीचिंग आपको किस चीज़ के लिए एनकरेज करता है? कंपटीशन, आप कंपटीशन कर रहे हैं. आइसोलेशन मीन्स आप एक अलग कोने में खुद से अलग से चीज़ें कर रहे हैं. म्यूचुअल लर्निंग, सबके साथ मिलके. पैसिव लिसनिंग, आप सिर्फ सुन रहे हैं बैठे हुए, कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं. ओके, सो पीयर टीचिंग एनकरेज. कैन टेक योर टाइम. मूव टू द आंसर. पीयर टीचिंग बिल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है? म्यूचुअल. देखिए, पीयर है, आपके ग्रुप में लोग बैठे हैं, तो आप सबके साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आप लोगों के साथ आपको कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेशन लेवल रखना है. ओके, कोलैबोरेटिंग लर्निंग होगी. फोस्टरिंग मतलब आप कोलैबोरेटिंग लर्निंग के बारे में सीखोगे, कुछ इन्वायरमेंट में आपको कैसे वर्क करना है. सो द आंसर इज सी, म्यूचुअल लर्निंग. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 15, 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. ओके, फ्लिप्ड क्लासरूम. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इससे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन देखा गया है. फ्लिप्ड क्लासरूम. फ्लिप्ड क्लासरूम किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व किया जाता है इसको? टीचर टीचिंग विया टेलीविजन, टेलीविजन के थ्रू सिखा रहे हैं. असाइनिंग कर रहे हैं लेक्चर्स एज होमवर्क, जो लेक्चर्स हैं उनको होमवर्क में दे रहे हैं और एक्टिविटीज़ को क्लास में कर रहे हैं. रिड्यूसिंग टीचिंग आवर्स, टीचिंग आवर्स को हमने कम कर दिया है. रोटेट कर रहे हैं टीचर्स को डेली, आज एक टीचर है, नेक्स्ट डे दूसरा टीचर है, थर्ड डे कोई न्यू टीचर है. तो क्या ये करना फ्लिप क्लासरूम कहलाता है? यू कैन टेक योर टाइम एंड यू कैन गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. नाउ वी आर मूविंग टू द आंसर. ओके, फ्लिप क्लासरूम क्या होता है? फ्लिप क्लासरूम आप क्लास में एक्टिविटीज़ करा रहे हैं और जो होमवर्क है वो लेक्चर्स को दे रहे हैं घर के लिए. फ्लिप क्लासरूम मीन्स लेक्चर्स जो हैं वो होमवर्क हैं. ओके, लेक्चर्स क्या है? होमवर्क है. एंड इन द क्लासरूम आप क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं और एप्लीकेशन कर रहे हैं, मीन्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. ओके, सो द आंसर इज बी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टीचिंग मेथड एम्फेसाइजेज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन? कौन सी टीचिंग मेथड में आप ऑब्जर्व करते हो और एक्सपेरिमेंट करते हैं? लेक्चर, जहाँ आपको सिर्फ आप बैठे हुए हैं अपने टीचर को सुन रहे हैं. प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट मिला है, आप घर से उसको करके ला रहे हैं. डिक्टेशन, आपको टीचर बोल रहा है और आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं अपनी नोटबुक पर. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, आपको डेमो दिया जा रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? You can give your answer in the comment box. We are moving to the answer. Okay, you can pause the video at that time. So the answer is demonstration method. आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. ये क्या करता है? हेल्प करता है स्टूडेंट्स को लर्न बाय वॉचिंग. डेमोन्स्ट्रेशन, जब आप किसी को डेमो देते हैं तो सामने वाला इंसान उसको देख रहा है, मतलब बच्चे आपके डेमो को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं. और एक्सपेरिमेंटिंग को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कैसी चीज़ों को कर रहे हैं. ओके, जैसे कि आपने देखा होगा साइंस लैब, केमिस्ट्री लैब जो होती है उसमें बच्चे एक्सपेरिमेंट, उनके टीचर एक्सपेरिमेंट करके उनको दिखाते हैं, डेमो करके दिखाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है? वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग है वो. सो द आंसर इज सी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक शुड बी, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक शुड बी, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसा होना चाहिए? ओके, वैग्यू और जनरल होना चाहिए, फोकस्ड ऑन पर्सनल ट्रेट पे आप फोकस कर रहे हैं, स्पेसिफिक और इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, और डिले कर रहे हैं आप, डिले होना चाहिए, बाद में कर लेंगे. उम्मीद है आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब पता होगा. ओके, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वो होता है जिसमें आप बाद में आपके पास चांस है कि आप उसको इम्प्रूव कर सकें. ये हम फीडबैक क्यों लेते हैं? इम्प्रूव करने के लिए, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक किया जाता है. सो द आंसर इज एक्शनेबल स्पेसिफिक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट. आप यहाँ पे सजेशन देते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, नॉट वैग्यू और पर्सनल क्रिटिसिज्म. सो द आंसर इज सी. आप क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक और इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ करिकुलम अलाउज इंटीग्रेशन अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स? कौन सा करिकुलम अलाउ करता है इंटीग्रेशन अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स में? इंटीग्रेशन है, आपस में सब लोग मिलके चल रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट है एक दूसरे में.
रिजिड जो फिक्स्ड है, रिजिड मीन्स जो कि फिक्स्ड है। ओके, टेक्स्ट बुक सेंटर, आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड कर रहे हैं। इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम, एंड द नेक्स्ट वन इज ईयर एंडेड करिकुलम, ईयर के एंड में जो होता है। गिव मी द आंसर। देखिए, इंटीग्रेशन मीन्स सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट, तो ये सिर्फ किस में होता है, इंटरडिसिप्लिनरी। इसमें आप हॉलिस्टिक बेस पे बात करते हैं, हॉलिस्टिक मीन्स सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट, आप सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। ओके, आप उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवा रहे हैं। ओके, और कल्चरल प्रोग्राम्स में भी उनको पार्ट करवा रहे हैं, तो इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम। ओके, जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, नॉट ओनली द सब्जेक्ट्स। So the answer is C. Interdisciplinary curriculum connects knowledge across different subjects for broader understanding. Okay, which of the following strategies enhance student engagement? कौन सी स्ट्रैटेजीज एनहेंस करती है स्टूडेंट की इंगेजमेंट को इन ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो सकता है? लॉन्ग लेक्चर्स, आप बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स देंगे। पैसिव स्लाइड शोज, पैसिव स्लाइड शोज लाइक कि मैं सिर्फ ये स्लाइड शो कर दूँ और मैं पीछे से कुछ बोलूँ ना, तो आपको कुछ समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सिर्फ स्लाइड चल रही है, कोई बोल नहीं रहा है, कुछ इंटरेक्शन नहीं है, तो इट मीन्स पैसिव स्लाइड शोज हैं। इंटरेक्टिव पोल्स, इंटरेक्टिव पोल्स मीन्स आपको पोल्स दिए जा रहे हैं कि आप यू कैन आंसर। ओके, आपने लाइव क्लासेस में देखा होगा, पोल्स दिए जाते हैं। ब्रेकआउट ग्रुप्स, अगर आप किसी और टॉपिक से हैं तो ग्रुप्स को ब्रेकआउट कर देते हैं कि ये आपका टॉपिक के बच्चे इधर आ जाएंगे और एक टॉपिक के बच्चे उधर चले जाएंगे। डिसेबलिंग चैट फीचर्स, जो चैट फीचर्स है उसको डिसेबल कर दिया, मीन्स आप कुछ भी क्वेरी नहीं पूछ सकते हैं अपने टीचर से। सो इट इज़ वेरी इजी। इंटरेक्टिव लॉन्ग लेक्चर्स, नो वन लाइक्स लॉन्ग लेक्चर्स, बच्चा सो जाएगा। पैसिव स्लाइड शोज, आपको कुछ इंटरेक्शन नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रही है स्लाइड्स क्यों चल रही हैं, क्या टॉपिक चल रहा है उनके अंदर। डिसेबलिंग चैट फीचर्स, बच्चा को अगर आपको उसकी कोई क्वेरी है तो आपको फीडबैक भी नहीं मिल पाएगा। ओके, सो इंटरेक्टिव पोल्स मतलब आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ओके, सो द आंसर इज सी। पोल्स एंड ब्रेकआउट्स रूम बूस्ट पार्टिसिपेशन, आपकी पार्टिसिपेशन को बूस्ट करता है, फोकस करता है इन ऑनलाइन लर्निंग में। आंसर इज सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। टीचर इमीडिएसी रेफर्स टू, टीचर इमीडिएसी, टीचर की इमीडिएसी जो होती है उसको मतलब उसका मीनिंग क्या होता है? फिजिकल क्लोजनेस, आप स्टूडेंट से फिजिकली क्लोज हैं, आप बहुत बहुत क्लोज जाके बच्चे से बात कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट ग्रेडिंग, बिहेवियर दैट रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, और लास्ट वन इज स्पीड ऑफ लेसन डिलीवरी, आप कितना जल्दी लेसन को डिलीवर कर रहे हैं। सी, टीचर इमीडिएसी का मतलब क्या होता है? इट्स अबाउट टीचर्स के एक्शंस और वर्ड्स दैट मेक्स स्टूडेंट्स फील क्लोजर एंड मोर कनेक्टेड। फिजिकल क्लोजनेस से इसका मतलब नहीं है कि बच्चा आपसे कितना कनेक्ट कर पा रहा है, आपके बिहेवियर से बच्चा कितना कनेक्ट कर रहा है। इफ़ यू आर अ रूड इन योर क्लास, स्टूडेंट्स विल नॉट कनेक्ट टू यू एंड दे विल नॉट एंगेज इन योर टीचिंग, वो खुद को एंगेज नहीं करेंगे आपकी टीचिंग में। तो द बिहेवियर दैट रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, उनके कम्युनिकेशन गैप को कम करता है। ओके, सो टीचर इमीडिएसी इंक्लूड्स बिहेवियर लाइक आई कॉन्टैक्ट, आप आई कॉन्टैक्ट करके बच्चे की बात को सुन रहे हैं, स्माइलिंग, यू आर गिविंग द रिस्पॉन्स इन द पॉजिटिव वे, यूजिंग नेम्स, उनका नेम यूज़ करके उनको कॉल आउट करें कि गिव मी द आंसर एंड ऑल दीज थिंग्स दैट रिड्यूस साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। साइकोलॉजिकल मीन्स माइंड से रिलेटेड जो डिस्टेंस है उसको कम करता है। सो द आंसर इज सी। सो दीज आर द 20 MCQs। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you can subscribe my channel, you can like and share. If you will like and share with your friends, so I will also get motivated to give you more questions. अगर आप लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन लाइक, कमेंट, शेयर, ओके, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।